कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था कि व्हेन टू लाइट ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन with same frequency and constant phase difference. So at some points intensity of light maximum and at some points intensity of light is minimum. तो जहाँ पर intensity of light maximum होती है वहाँ पर क्या होता है, constructive interference होता है। और ये कैसे होता है कि ऐसे लाइट वेव ट्रैवल कर रही है ट्रांसवर्स वेव, ये वेव 1 हो गई और सेकेंड वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये वेव 2 हो गई। तो ये चीज ये कहलाता है क्रेस्ट और ये क्या कहलाता है, ट्रफ। ट्रफ है और ये है क्रेस्ट। तो जब वन वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट पे आ रहा है और उसका ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे आ रहा है, ये वन फर्स्ट है और ये है सेकेंड, तो कैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ड्यू टू सुपरपोजिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जैसे वन वेव, ये वन वेव है और सेकेंड वेव ऐसे है, एट दोज पॉइंट वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज ऑन ट्रफ ऑफ अनदर वेव। क्रेस्ट ट्रफ पे आएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को निकालना है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है। हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंडीशंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ लाइट। पहली बात तो हम लोग ये पता कर लेंगे और दूसरी चीज हम लोग क्या पता करेंगे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस व्हेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म और व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एंड फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या है जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे फेज डिफरेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और दूसरी चीज हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पाथ डिफरेंस। दोनों वेव्स के पाथ में क्या डिफरेंस है जो कि मैं अभी बताने जा रही हूं, पाथ डिफरेंस। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग को ये सब फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट, और फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा और पाथ डिफरेंस कितना होगा, और एट दोज पॉइंट व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अब स्टार्ट करते हैं फिगर से। ये सब हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये सब क्या है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए ये फिगर देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। ये स्लिट S1 है और स्लिट S2 है। दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज। दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल d, और यहां से स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल G। तो अब यहां से लाइट वेव निकल रही है और स्क्रीन पे जाके मीट कर रही है एट पॉइंट P। S2 से लाइट वेव्स निकल रही है और स्क्रीन पर जाके मीट कर रही है पॉइंट P पे।
तो अब दोनों का पाथ क्या है, इस वेव का पाथ है S1p और यहाँ से जो वेव निकल रही है उसका पाथ है S2p। तो दोनों के पाथ में क्या डिफरेंस है, यानी देखिए फिगर से दिखाई पड़ रहा है कि इसका पाथ शॉर्टर है और इसका इसके कंपैरिजन में लार्जर है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये डिस्टेंस क्या है x, इतना ही क्या हो गया पाथ डिफरेंस। तो अगर हमने दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये लार्जर पाथ है तो S2p माइनस S1p, तो हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे पाथ डिफरेंस कितना है दोनों वेव में, पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p, जो किसके बराबर है x के बराबर। S2p में से S1p माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या है, दैट इज पाथ डिफरेंस। ठीक, अब फर्स्ट वेव आपकी कहां पे पहुंच रही है, एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर वेव 1 क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक वेव है ये, तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस के। ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और ये आपकी सिंपल हार्मोनिक वेव है जो कि हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। a1 क्या है, a1 क्या है, एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड है, ऑफ वेव 1, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम में, के क्या है, के को हम लोग कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, और इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज वेव। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई फॉर वेव 1, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर वेव 1 एट पॉइंट P पे जो जा रही है। फिर सेकेंड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे जो कि हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक वेव है, a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई क्या है, दोनों वेव्स के बीच में वेव फेस डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने फाई लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 कर लिया, इसको इक्वेशन 2 कर लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों वेव्स जाके पॉइंट P पर मीट कर रही हैं और वहां पे सुपरपोजिशन हो रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो अब यहां पे लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, लिख लिया a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस y2 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे प्लस a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई क्या है, फेस डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन a प्लस बी, इसको हम लोग a मान लेते हैं और फाई को हम लोग मान लेते हैं b। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो प्लस a2 को तो हमने बाहर ही रख लिया, साइन a प्लस बी, इस पूरे को हमने a माना है, ओमेगा t माइनस के एक्स को, और फाई को b माना है, तो साइन a कॉस b, तो लिख लें साइन a हो जाएगा आपका ओमेगा t माइनस के एक्स, और कॉस भी कितना हो जाएगा, अब इसको रब कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तभी यहाँ पे हो पाएगा। इसका डेरिवेशन है थोड़ा सा,
और इसको एम्पलीट्यूड निकालना है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो A2 का यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते हैं, ये स्टेप आप समझ। A2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 तो साइन ए कॉस बी, साइन ओमेगा टी माइनस के एस कॉस बी, तो कॉस फाई आ जाएगा। अब इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन बी तो साइन फाई। ये पूरा कंटिन्यूएशन में चला है, इस लाइन के आगे ये पूरा चला है। अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमने कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब कॉमन ले लिया इसमें से साइन ओमेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, A1, यहाँ पे A1 बचा, और साइन ओमेगा टी तो यहाँ पे बचेगा A2 कॉस फाई, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा प्लस A2 कॉस फाई, और फिर प्लस ये वाला हमने आगे कंटिन्यू करके लिख लिया, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई। A2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने करके नहीं लिखा, यहाँ पे भी A2 आएगा ना, इस A2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे भी A2 आएगा, प्लस तो यहाँ पे भी A2 है। देख लीजिए A2 बाहर है, साइन ए कॉस बी से हमने ओपन किया, तो इस A2 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, A2 बाहर है, साइन ए प्लस बी, तो जब ओपन करेंगे तो A2 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इस A2 का इसमें भी होगा, A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई। इसको हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स A1 प्लस A2 कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी, इस A2 को इसके साथ लिख लेते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स A2 साइन फाई। अब ये सारे स्टेप्स देख लीजिए, और वहां पे फिगर बन गया है, नहीं तो हम वहां तक कर देते, ठीक है। ये किसके आ गया, y के बराबर आ गया। अब हम लोग जब भी कोई चीज़ डेराइव करते हैं इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स, तो कुछ अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस टेक, इसके बराबर हम लोग ले लेंगे A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, R कॉस थीटा, एंड A2 साइन फाई को हम लोग ले लेते हैं R साइन थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हमने माना है R कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं R थीटा, प्लस इसको लिख लिया हमने कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और A2 साइन फाई को हमने कितना लिया, R साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया R साइन थीटा, ठीक है। अब ये R यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग पहले लिख दें, तो इसी स्टेप में हम लोग सही कर लेते हैं। पहले हम लोग ये वाला स्टेप लिखेंगे, आप लोग अपनी कॉपी पे नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। हमने यहाँ से R को हटा के यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से भी यही करेंगे, प्लस इस R को यहाँ से हटा के इसको आगे रख दिया। अब R अगर हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। ये फिर फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर चलिए लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस आर कॉमन लेके बाहर ले लिया है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। इसको अगर हम ए मान लें और ये आपका थीटा क्या है बी, तो ये आपका ए और ये बी। ये मैं बता रही हूं कि साइन ए प्लस बी का ये ओपन फॉर्म है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम लोग कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? आगे के स्टेप में ऊपर लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब ये पूरा डेरिवेशन है और इसको ध्यान से करना है, थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है डेरिवेशन, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा तो आ जाएगा इजली। अब देखिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा r साइन ए कितना है? ए तो हमने लिया है ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी कितना है? थीटा। तो साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा, ये आ गया आपका y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, वेयर आर एंड थीटा आर कांस्टेंट। और ये इक्वेशन सिमिलर है, किस इक्वेशन के सिमिलर है? इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो। इक्वेशन 1 क्या थी? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इक्वेशन 2 क्या थी सेकेंड वेव के लिए? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के सिमिलर है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। a1 क्या था? फर्स्ट इक्वेशन के लिए एम्पलीट्यूड था, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो और a2 क्या था? सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या था? एम्पलीट्यूड था। तो इस इक्वेशन में आप देखिए r क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स एट पॉइंट P, और ये क्या है? दिस इज कांस्टेंट। तो r भी आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसको हम रब कर देते हैं, समझाने के लिए मैंने बता दिया तुम लोगों को कि फर्स्ट इक्वेशन में y1 में a1 एम्पलीट्यूड है, सेकेंड इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y2 उसमें क्या है? a2 एम्पलीट्यूड है सेकेंड इक्वेशन का। तो जब दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ और एट पॉइंट P पे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? r क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, और ये कांस्टेंट भी है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, थीटा भी कांस्टेंट है। ठीक, अब इक्वेशन थर्ड तो हमने रब कर दिए, नहीं ये मैंने जो अज्यूम किया है इसको हमने ले लिया इक्वेशन थर्ड और इसको ले लिया इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे इक्वेशन थर्ड का और इक्वेशन 4 का, और आपस में उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो लेट अस स्क्वायर इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 एंड ऐड देम। थर्ड इक्वेशन को स्क्वायर कर रहे हैं, पहले इस साइड का को स्क्वायर करके ऐड करके लिख लेंगे और फिर इधर की। तो इसका स्क्वायर किया इक्वेशन थर्ड का, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद है। स्क्वायर द इक्वेशन third and 4 and add them तो इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर करेंगे और 4 का दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड को स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? इधर से स्क्वायर कर रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
राइट हैंड साइड का ऐड होगा स्क्वायर होके और लेफ्ट हैंड साइड होगा, फिर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो A1, अब इधर को स्क्वायर कर रहे हैं, A1 प्लस A2 कॉस फाई स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर कर रहे हैं A2 साइन फाई, ठीक, इसको रब कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन समझ लीजिएगा एक बार तो आपको आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर कर लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाई प्लस 2AB, तो ये हो जाएगा प्लस 2, अगर ये a है और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आप लोग को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। उसी फॉर्मूले से इसको खोल रहे हैं, ये a मान लिया, इसको b मान लिया, तो A1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, 2A1 A2 कॉस फाई, फिर इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड आ जाएगा और फिर इंटेंसिटी आ जाएगी। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आ गया सिंपली आर स्क्वायर, और इधर हम लोग देखें A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, और ये वाला टर्म देखो और ये वाला, इसमें A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो पहले हम ये लिखते हैं A1 स्क्वायर प्लस इसमें से और लास्ट वाले टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, A2 स्क्वायर, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक। और लास्ट में क्या बचा, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, फिर यहाँ पे वही हो गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 की। तो आर स्क्वायर हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो विजिबिलिटी है, एक सेकेंड देख लो, दिखाई पड़ रहा है, ये आ गया मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कहाँ पे आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एट पॉइंट P। जब दोनों वेव्स वहां पे जाके सुपर पोजिशन हुआ है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर फर्स्ट वेव का, A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और फाई क्या है, इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब नेक्स्ट आप देखिए, हमें निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आ गया, कि इंटेंसिटी क्या होगी एट पॉइंट P पे। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको बता देती हूँ, फिर इंटेंसिटी भी हम लोग निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी, सॉरी 2 पाई एफ रो वी ए स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
ए स्क्वायर की। ए क्या है? एम्पलीट्यूड। एफ फ्रीक्वेंसी है, रो डेंसिटी है ऑफ लाइट है, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ए क्या है आपका? एम्पलीट्यूड। हम लोग ने जो डेरिवेशन किया है उसमें हम लोग ने एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट किया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? आर स्क्वायर। तो अगर आई प्रोपोर्शनल टू, हम ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एम्पलीट्यूड को आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेंगे के आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर आ गया। अब ये लास्ट वाला टर्म तो नहीं मिटा सकते, आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर हो गया। अगर इसमें हम लोग क्या करें? के से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के, बोथ साइड के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2k ए वन ए टू कॉस 5। ठीक, तो के आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लोग अंडर रूट आई भी निकाल लेते हैं। अंडर रूट नहीं, सॉरी, एक मिनट, के आर स्क्वायर हो गया। तो अब के ए वन स्क्वायर क्या हो जाएगा? के आर स्क्वायर आई है, तो के ए वन स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई वन, इसको हम मान लेंगे फॉर वेव वन के लिए। के ए टू स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई टू हो जाएगा। के आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आई वन क्या हो जाएगा? के ए वन स्क्वायर, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। आई टू हो जाएगा के ए टू स्क्वायर, सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अब ये तुम्हारी अब इक्वेशंस क्या बनेगी? ये हो जाएगी आई प्लस आई वन प्लस आई टू, इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से लिख देते हैं, के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2k ए वन ए टू कॉस 5। ये इक्वेशन बन गई। बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। तो के आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, देखिए आई के बराबर इज इक्वल टू आई वन के वन स्क्वायर प्लस आई टू प्लस 2। अगर के को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट के और अंडर रूट के, ऐसे लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के ए वन कितना हो जाएगा? अंडर रूट के ए वन, अगर इसका हम अंडर रूट ले लें, अंडर रूट आई वन कितना हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट के ए वन स्क्वायर का ए वन हो जाएगा। अंडर रूट आई टू लिखे हम, तो अंडर रूट के ए टू हो जाएगा। तो वही चीज आ गई, अंडर रूट के ए वन कितना हो जाएगा? अंडर रूट आई वन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अंडर रूट आई वन। के को दो ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, अंडर रूट के अंडर रूट के। तो के को ए वन के साथ लिया तो अंडर रूट आई वन हो गया, फिर अंडर रूट के को ए टू के साथ लिया तो अंडर रूट आई टू, और ये हो जाएगा कॉस 5। इसको देख के समझ लेना, आई वन इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर था, अगर हमने अंडर रूट ले लेंगे तो के का अंडर रूट के हो जाएगा, ए वन स्क्वायर का ए वन हो जाएगा, और इसको वहां पे लिख दिया। तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हमें ये देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगी? जब मैक्सिमम होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और जब मिनिमम होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्कनेस होगी। कंस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा? ब्राइट बैंड्स ऑब्टेन होंगे ऑन द स्क्रीन। तो देख लेते हैं हम इसको। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा? +1 के। तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। तो क्या तुम्हारा तो तब वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, जो कि अभी हमने रब कर दिया है, इसको ऐसे लिख देंगे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगी? फेज डिफरेंस कब होगी? जब कॉस फाई इज इक्वल टू +1। और कॉस फाई +1 कब होगी? वैल्यू 1 कब होती है? जबकि फाई क्या होता है? फाई क्या है आपका? फेज डिफरेंस। फाई की वैल्यू जब 0 होगी, कॉस 0 1 होता है, या 2 पाई होगी, या 4 पाई होगी, और 6 पाई, और तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में बना लें तो क्या हो जाएगा? 2n पाई। जब फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 सो, तो कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। देख लीजिए, जब n को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रख देंगे 2 2 ज़ा 4 पाई, 3 रख देंगे 2 3 ज़ा 6 पाई। ठीक, फेज डिफरेंस आपका इतना होगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस क्या है? x। x इज पाथ डिफरेंस। तो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू के एक्स इन टर्म्स ऑफ पाथ। तो फाई इज इक्वल टू के हमने बताया था वेव नंबर है, तो 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। तो x की वैल्यू यहां से निकालने, तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई। इसको ऐसे रब करना पड़े बस। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? अगर हम फाई को 0 रख दें, अगर फाई को हम यहाँ पे 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फाई की जगह अगर हमने 2 पाई रख दिया, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, अगर हम फाई की जगह 2 पाई रख दें तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा। फाई की जगह अगर हम 4 पाई रख दें तो 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा। बात समझ में आ गई? फाई की जगह हमने 0 रखा तो पाथ डिफरेंस 0, फिर फाई की प्लेस पे हमने 2 पाई रखा तो 2 पाई तो लैम्डा आ गया, 4 पाई रखेंगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? जैसे फेज डिफरेंस आपका कितना आया? 2n पाई होना चाहिए, तो वैसे ही पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा। और वेयर n इज इक्वल टू सेम 0 1 2, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की, कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस फॉर्म होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस फाई 1 हो जाएगा, जो कि अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था। कॉस फाई 1 हो जाएगा, तो कॉस फाई 1 किसके किसके लिए होता है? ये सब वैल्यू 0 के लिए, 2 पाई के लिए। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई। और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? x इज इक्वल टू n पाई। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दूसरी चीज पढ़ेंगे। चलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव की जगह हमने लिख दिया डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारी जो लाइट का इसका फॉर्मूला आया था, फिर से लिख देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या आया था? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जबकि cos फाई क्या हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो तुम्हारा इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा? I मिनिमम कब हो जाएगा? cos फाई -1 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा I1 प्लस I2 -2 अंडर रूट I1 I2। cos फाई -1 हुआ तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये साइन जो मैंने लगाया है माइनस की जगह क्यों लगाया है? कि जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस हो जाएगी अगर, तो इसलिए ये साइन लगाया है। ठीक है, ये आपकी I मिनिमम की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाएगी, और उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब मिनिमम हो जाएगी तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा और पाथ डिफरेंस दोनों लाइट वेव के बीच में कि उसकी क्या वैल्यू होगी। cos फाई -1 किसके किसके लिए होता है? फाई जब पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई। तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो अगर इसका हम फॉर्मूला बना लें, फाई क्या है आपका? पाथ डिफरेंस है। फॉर्मूला बनेगा इसका 2n-1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए, अगर हमने n इज इक्वल टू 1 रखा तो पाई आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 4 में 3 पाई आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे 2 3 6 -1 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? सिमिलरली पाथ डिफरेंस पे आ जाए, जैसा कि वही फॉर्मूला था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया फाई। फाई अगर हमने रखा पाई, फाई अगर हम पाई रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा बाई 2। यहाँ पे पाई रख देंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 पाई रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2। 5 पाई रखेंगे यहाँ पे तो 5 लैम्डा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एट दोज पॉइंट वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म। इसका भी अगर हम लोग फॉर्मूला बना लें तो x का फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। n की जगह n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन। n की जगह अगर हमने 2 रखा तो 2 2 4, 3 बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। फिर अगर 2 3 6, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो फेज डिफरेंस फाई दोनों वेव्स के बीच में कितना होगा? 2n-1 पाई, ये वैल्यूज आ रही हैं। और पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया, कंडीशंस हो गई, और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करेंगे।